गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनिल बैरागी और मैं आप लोगों का सोशल साइंस का टीचर हूं। आज मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। आई होप कि आप लोग मेरे साथ बुक लेकर के बैठे हैं और केयरफुली इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली लिसन अप करेंगे जो मैं आपको बोलने वाला हूं, जो एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हेन वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो चीजें हम अभी जानेंगे पढ़ेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारी हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री को 3 कॉन्टेक्स्ट में बांटा गया बेटा। फर्स्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। या अगर हम पीरियड वाइज अगर बात करें तो हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। दैट इज फर्स्ट is the ancient period, second is medieval period and third one is modern period. मॉडर्न पीरियड में हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अंग्रेजी सरकार ने जो किया उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। मेडिवल पीरियड में भारत के अंदर जो मुगल सल्तनत रही है, मुगल शासक रहे, कार्नेटिक वॉर्स और इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है। और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमें बेसिकली अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, स्टोन एज के बारे में पढ़ने को मिलता है, स्टोन एज या आदि मानव जिसे हम अर्ली मैन भी कहते हैं, प्रिमिटिव मैन भी कहते हैं, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। इंडिया में पुराने समय में जो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इनके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सीट इन अ प्रॉपर मैनर ताकि आप मेरे साथ पढ़ सकें और इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। और आपके जो भी डाउट है आप ऑनलाइन क्लासेस में आइए, मुझसे डिस्कस करिए, बहुत ही बेटर एक्सपीरियंसेस रहेगा। तो मैं आप लोगों के साथ व्हेन वेयर एंड हाउ चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सो मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, एक चीज में चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमने ताजमहल के बारे में सुना है, हमने लाल किला के बारे में सुना है, हमने पार्लियामेंट के बारे में सुना है। ये ऐतिहासिक चीजें हैं, इनसे हमें हिस्ट्री के बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। ठीक है, तो हम जैसे से 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हमें चीजों के एक्सप्लेनेशन और बेहतर तरीके से मिलते जाएंगे। ओके, सो मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री टेल्स अस द स्टोरी ऑफ पीपल and the events that occurred in a distinct time. However, history is more than a story of people and events. We get to know about the society, economy and the political life that existed during a specific period in the past. Explanation. बेटा हिस्ट्री जो है वो पास्ट यानी अतीत के बारे में हमें जानकारी देता है। हिस्ट्री मतलब अगर आप अतीत को पढ़ते हैं तो आप इसे हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हमें पुराने समय की घटनाओं के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, जो एक अंतराल में एक पर्टिकुलर समय पे जो हुई उसके बारे में हमें जानकारी देता है। However, जो कि हिस्ट्री है सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, हमें उस समय की आर्थिक व्यवस्था यानी उस समय लोग पैसा कैसे कमाते थे, उस समय की सोसाइटी के बारे में कि उस समय का समाज कैसा था। ओके, उस समय की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कि वहां की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, ये हमें बेसिकली जानने को मिलता है। हिस्ट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन placed chronologically. It is also an analysis of account that have been meticulously recorded by historians and chroniclers. हिस्ट्री जो है इसमें बेसिकली हमें जो घटनाएं हुई उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। ओके, अब जो रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली वो 2 सोर्सेस में बटे हुए हैं, है ना। देखो, कुछ हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है और कुछ क्रोनिकलर्स ने मेंटेन किया हुआ है। अब मैं दोनों का मतलब समझाता हूं। हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, जिन्होंने उस समय चीजों को लिखा और अपने पास संभाल करके रखा। इसमें हिस्टोरियंस में 2 तरह के सोर्सेस हमारे पास मिल जाते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें पता चल जाता है, एक लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पता चल जाता है। मैं आपसे आगे इस बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्रोनिकलर्स मतलब होते थे राज दरबार के कवि। हर राजाओं के पास में एक दरबारी कवि होता था जो उनके बारे में या राजाओं की गाथाओं के बारे में, राजा की श्रेष्ठता के बारे में जो भी राजा अर्जित करता था, या उस समय जो लेखक रहते थे वो अपनी चीजों को किसी न किसी बुक में या रिकॉर्ड में लिख दिया करते थे। तो उसे हम क्रोनिकलर्स कहते हैं जो लिखते थे, और क्रोनिकल्स कहते हैं उन डेटा को, उन किताबों को जिसमें वो लिखा जाता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, उसका महत्व हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। We all know that history is the study of the past. If the event has already occurred, then why it is necessary to learn about it? History provides us a window into the past. Not only do we learn about the past, but we also learn how things evolved and transformed over time. बहुत अच्छी बात, सुनिएगा। हम सभी को पता है कि हिस्ट्री मतलब होता है पुराने समय की स्टडी को करना,
लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, इतना नेसेसरी क्यों है हिस्ट्री को जानना है पढ़ना? तो हिस्ट्री जो है हमें खिड़की सी देता है कि हम अतीत में झांक सकते हैं, पुराने समय में झांक सकते हैं, और ना हमें अतीत के बारे में जानने को मिलता है बल्कि हम ये भी समझ लेते हैं कि चीजें समय के साथ कैसे बदलती गई। जैसे एग्जांपल के तौर पे आदि मानव पहले लकड़ी के व्हील इस्तेमाल करता था, लेकिन जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, लोहे से चीजें बनने लगी, और आज हम टेक्नोलॉजी के एनवायरमेंट में जहां हर चीज आयरन से बनी हुई है, इट इज आयरन वर्ल्ड, राइट? चलिए, हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, it gives us an understanding of the present and in turn leads us to make better choice for the future. For example, history has taught us that nothing good comes out for a war, or that the democracy is a better choice of governance than a dictatorship. History has enabled humans to think about the consequences of their actions prior to acting on it. History हमें वो बुद्धिमानी देता है जो हम अतीत से जो भी सीखते हैं, वो बुद्धिमानी हमें हिस्ट्री से ही हासिल होती है। हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री हमें अंडरस्टैंडिंग देता है कि आज जो वर्तमान में है, जो हमें मिला, ठीक है, वो और भविष्य में क्या चीजें बेहतर की जा सकती है, वो हमें हिस्ट्री से समझने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री से हम कभी, अगर हम हिस्ट्री नहीं जानते तो शायद हम कभी नहीं समझ पाते कि युद्धों से सही चीज हासिल नहीं की जा सकती, या हर चीज या हर हल युद्धों से नहीं होता, या अगर हम हिस्ट्री नहीं जानते तो शायद हमें ये नहीं पता चलता कि डिक्टेटरशिप से बेहतर डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, जनता का राज होना, और डिक्टेटरशिप मतलब हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, तानाशाही जैसे कहा जाता है। अगर एक ही व्यक्ति राज करता रहे सालों साल और उसकी आने वाली संतान ही देश पर राज करे, इससे आप डिक्टेटरशिप कहोगे। और डेमोक्रेसी मतलब हम खुद अपनी सरकार चुनते हैं, कुछ ऐसा। टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, साथ ही एक छोटी सी चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा। ओके, तो एक्चुअली हिस्ट्री जो है इंसानों को सोचने पर मजबूर करती है कि आप जो एक्शन आज ले रहे हैं उसके परिणाम आगे जाकर के क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, दुष्परिणाम जो हमें देखने को मिल सकते हैं जो भी एक्शन हम आज लेते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री, समय का अंतराल किस प्रकार से इतिहास के अंदर बांटा गया है, अब हम वो समझते हैं। हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइम्स पीरियड: प्रीहिस्ट्री, प्रोटोहिस्ट्री एंड हिस्ट्री। However, one may question the need to divide history in 3 periods when history can be understood chronologically. So, what may be the reason for dividing something that is already in sequence? सही बात है, सुनिएगा बेटा। हिस्ट्री को 3 हिस्सों में आपने बांटा: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम क्रोनोलॉजिकल सोर्सेस से ऑलरेडी हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं, तो फिर हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करें 3 हिस्सों में, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में? तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जब ऑलरेडी सब कुछ सीक्वेंस में है? तो ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज वास्ट, देयरफॉर सेपरेटिंग इवेंट्स इनटू टाइम फ्रेम, सिंप्लीफाइंग अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, डिवाइडिंग इट इनटू टाइम पीरियड, कंबाइन हिस्टोरिकल इवेंट्स that have occurred in the same time frame and would probably have similar characteristics. देखिए, हिस्ट्री को अगर हम टाइम में डिवाइड कर दें तो डेफिनेटली क्या होगा कि टाइम के साथ जो जो चीजें बदली वो हमें सीखने को मिलेगी, और हर टाइम पीरियड के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े होते हैं। कि एक समय मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी रही, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अभी आपको जानने को मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जैसे पुराने समय में कि गुप्ता डायनेस्टी में भी एक राजा हुआ करता था, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, उन्होंने भी फिर छोटे छोटे मंडल्स में देश को उनके राज्यों को बांट रखा था। कुछ ऐसी चीजें हमें जानने को मिलती है। सेम चीज जब अकबर का प्रशासन आया, जो कि मेडिवल हिस्ट्री में है, वहां पर भी सेम चीजें लगभग झांकने को मिलती है कि अकबर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था, फिर उनके नीचे मंडल्स हुआ करते थे, कुछ ऐसा। मतलब समानता हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम हिस्ट्री को डिवाइडेड करते ताकि हम अलग अलग समय के बारे में चीजें जान पाए और समानता भी देख सके कि क्या क्या समानता है। हिस्ट्री इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ चेंज, देयरफॉर दिस ब्रॉड डिविजन्स हाईलाइट द चेंजेस टेकन प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। Hence, another valid reason for dividing history into different time period could be accommodate the changing pattern in the society. The changing pattern in the society, the group of events in different period also reflect how the past is understood and the significance of change from one period to another. हिस्ट्री को इन अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम जो परिवर्तन हुआ हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं।
सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ, एक चीज हम वो भी इससे समझ सकते हैं जब हम हिस्ट्री को डिविजन्स में पढ़ते हैं, अलग अलग भागों में जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छे से जान पाते हैं। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव फर्दर। The ancient period of Indian history start with the beginning of Humanization and last till the past Gupta period. The end of ancient period marks the beginning of the medieval period, which covered the Delhi Sultanate, Mughals and the other contemporary rulers. The modern period in Indian history began from the decline of the Mughal Empire, which coincided with the advent of the British in India. The modern period lasts till India gained independence in 1947. अब आपको इसमें कैटेगराइजेशन बता दिया गया है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियड किस किस टाइम को कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट पीरियड वो समय जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ, जब मानव सभ्यता धीरे धीरे आने लगी, से लेकर के गुप्ता डायनेस्टी के आगे का जो समय है उसे एंशिएंट हिस्ट्री में गिना गया। फिर जो एंशिएंट पीरियड जो है उसका अंत माना जाता है मुगल सल्तनत के खत्म होने से लेकर के, दिल्ली सल्तनत के खत्म होने तक लेकर के, और जो बीच में कुछ कंटेम्पररी रूलर थे उनके खत्म होने तक मिडिल पीरियड को गिना जाता है। फिर मॉडर्न पीरियड का शुरुआत होती है मुगल सल्तनत के अंत से लेकर के भारत को आजादी मिलने तक, इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड में गिना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डेट्स इन हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री में डेट्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। चलिए, डेट एक्ट एज अ लैंडमार्क, they help in maintaining proper record of the past. The term circa or CA in short form is generally used in historical writing when the dates or events are not known for the sure and have been approximately. These events are referred in the form of BCE and CE. BC stands for before common era and CE refers to common era. समझिएगा बेटा, तारीखों का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तारीख के होने से एक लैंडमार्क हमारे दिमाग में प्लॉट, एक डेट प्लॉट हो जाती है कि हाँ उस समय ऐसा हुआ होगा, इतने समय में हुआ होगा या इतने सालों में हुआ होगा। तो बेसिकली एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे चीजों का पास्ट में, इसके लिए चीजों को बेसिकली हिस्टोरिकल राइटिंग्स में डेट एसोसिएट की गई है ना। तो यहां पर जो डेट्स बेसिकली रिफर की जाती है, पहले सिरका शब्द यूज किया जाता था, सिरका मतलब सीए। जिन चीजों की इवेंट्स हमें नहीं पता होते थे, जिनकी डेट नहीं पता होते थे एग्जैक्ट, उनको भी हम कुछ इस तरह से कैटेगराइज करते थे। इसके अलावा जिनकी हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती थी उसको हम कुछ कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा में बांट देते थे। बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी कि अगर हम ये लिखते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज बिफोर बीसी 441 में की थी, इसका मतलब ये है कि बिफोर कॉमन एरा के पहले, यानी कॉमन एरा के पहले 441 में लगभग उन्होंने खोज की थी। हम एग्जैक्ट डेट नहीं जानते, इसका मतलब ये होगा। चलिए, अब ज्योग्राफी का रोल इसमें क्या होता है वो हम समझते हैं। ज्योग्राफिकली द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज वेरी डाइवर्स। देयर आर ह्यूज माउंटेन्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, फर्टाइल रिवर्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड कोस्टल एरिया। This physical feature greatly influences the history of India. They also influence the customs and the tradition of our country. ज्योग्राफी का रीजन इसमें क्या होता है हिस्ट्री में, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो भारत का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहां पर बेटा कुछ ऐसा है कि भारत को ज्योग्राफिकल अगर देखा जाए ना तो सेंट्रल हाईलैंड में, डक्कन प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यू में, मलाबार कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में कुछ इस तरह से बांटा जाता है, जिसमें अलग अलग टुकड़ों में, जैसे ईस्टर्न कोस्ट में आपको कुछ स्टेट्स मिल सकती है, वेस्टर्न कोस्ट में आपको कुछ स्टेट्स मिल सकती है। अगर आप की हैं दिलचस्प हैं जानने में चीजें तो आप गूगल करके इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा अगली आने वाली क्लासेस में। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट अगर हम देखें तो यहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यहां पर बहुत ही ज्यादा हॉट कोल्ड डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, जंगल है, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, ठीक है, और समुद्री तल है, ठीक है, जो कि बहुत ही अगर देखा जाए तो हिस्ट्री को इन चीजों ने बहुत ही प्रभावित किया। ठीक है, अब आगे हम समझते कि किस हिसाब से इन्होंने प्रभावित किया, मतलब इनसे हमें भारत के ट्रेडिशंस के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में या संस्कृति के बारे में भी जानने को मिलता है। चलिए, द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। दे वर वाटर्ड बाय 3 रिवर, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस, which bring
along allowable street to this region. Since the Indo-Gangetic region is very fertile, it is also densely populated. इंडो-गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फर्टाइल रीजन रहा है भारत का. फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जहां पर बहुत ज्यादा खेती करो तो बहुत ज्यादा उपजाऊ जगह, मतलब फसल अच्छी होती है, कुछ ऐसा. तो बेसिकली यहां पर मुख्य 3 रूप से इंडो-गैंगेटिक प्लेन जुड़ा हुआ है. इसमें मुख्य 3 नदियां हैं. फर्स्ट है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस. 3 मुख्य नदियां इसके अंदर बेसिकली आती है. ठीक है ना. यहां पर अलोवेबल सीट यानी अलोवेबल मिट्टी जो नदी के द्वारा बाहर लाई जाती है वो ज्यादा मौजूद है. ठीक है ना. यही कारण है कि यहां पर इस रीजन में फर्टिलिटी ज्यादा होती है. ठीक है. और इसी कारण ये जगह पॉपुलेशन में भी ज्यादा है, यहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है. गैंगेटिक प्लेन की बात कर रहा हूं, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदु नदी के पास के इलाके या वहां रहने वाले क्षेत्र या राज्य भी. The coastal area provided sea routes for trading and traveling purposes. Arikumedu is a small town that lies 7 km from Puducherry. During the Chola period, it was a major port and was known to have trade contact with them. अब इतिहास में देखिए इन जगहों को कितना मायने रखता था. नदी वाली जगह, खासकर पानी वाली जगह कितनी मायने रखती थी. सुनिएगा बेटा. तो जो कोस्टल एरिया होते थे, समुद्री तट जो होते थे, वो व्यापार के लिए मुख्य रूप से सही होते थे. उस समय हवाई जहाज की एक्सेस तो थी नहीं, उस समय तक बना ही नहीं था. ठीक है ना. तो उस समय लोग नाव से और शिप से आया करते थे. तो व्यापार के लिए समुद्री रास्तों का ही उपयोग किया जाता था. यहां पर एक जगह के बारे में जिक्र किया गया, अरिकामेडु, जो कि पुडुचेरी से 7 किलोमीटर दूर है ना. वो चोल वंश के समय मुख्य व्यापार का केंद्र हुआ करता था, अरिकामेडु. तो कुछ इस तरह से इनके व्यापारिक केंद्र बन जाते थे. अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने भी भारत के अंदर एंट्री समुद्री रास्तों से ही ली थी. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. एक आपकी बुक में एक कॉलम डिफरेंशिएशन दे रखा है, प्री हिस्ट्री के बारे में, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में. मैं आपको उसी के बारे में कैटेगराइज करता हूं. प्री हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो प्री हिस्ट्री हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराती है. प्री हिस्ट्री किस हिस्से को हम कहेंगे? इट इज द पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड, no written records available for this period. Archaeological sources such as stone tools and fossil help us to know about this period. For example, we know about dinosaur with the help of their fossils. चलिए, प्री हिस्ट्री मतलब इस समय ना तो चीजें इन्वेंटेड की गई थी, ना राइटिंग इन्वेंटेड की गई थी. इट इज द पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड, मतलब ये वो समय है प्री हिस्ट्री का जब राइटिंग थी ही नहीं, एक्सिस्टेंस करती नहीं थी. मतलब कोई रिटन रिकॉर्ड हमारे पास उस समय का नहीं है. हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जैसे पत्थर से बने हथियार या फॉसिल, उनके जीवाश्म, उन्हीं से हम उस समय के बारे में जान सकते हैं. इसके अलावा उदाहरण के तौर पर जैसे हम डायनासोर का ढांचा हमारे पास में या उसकी जीवाश्म हमें मिले, उसी के आधार पर हम डायनासोर की सभ्यता के बारे में या डायनासोर के बारे में, उसके बारे में, उन चीजों के बारे में हम जान पाते हैं. चलिए, प्रोटो हिस्ट्री कैसे कहा गया? राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड. प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग डेवलप हो चुकी थी. Limited written records and some are yet to be disciplined. कुछ लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड्स थे, कुछ को अभी और बनाना बाकी है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर द मेन सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मुख्य रूप से इसका सोर्सेस है, मतलब मुख्य रूप से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमारे पास में है, उसी से हमने प्रोटो हिस्ट्री को ज्यादा करीब से जाना है. अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट that is yet to be deciphered. We come to know about this great civilization through archaeological sources. Indus Valley Civilization है ना, इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही हमने उसकी पिक्चराइज किया उस चीजों के बारे में, या उस सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश की, उसके के बारे में हमें पता चला. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में मैं कब से जिक्र कर रहा हूं, मैं बता देता एक्चुअली वो क्या चीज होती है, शायद मैंने उसके बारे में जिक्र नहीं किया है. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब जब चीजों का एक्सकेवेटेड किया जाता है, जब खुदाई की जाती है किसी पर्टिकुलर जगह पर, और वहां से जो स्रोत हमें मिलते हैं, चाहे वहां के मतलब किसी तीर कमान क्यों ना मिले, या वहां पर पत्थरों से बने हथियार क्यों ना मिले, या वहां के बर्तन क्यों ना मिले मिट्टी के, उससे हम उस समय की संस्कृति या उस समय के बारे में जान पाते हैं. चलिए, हिस्ट्री. द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, these are dispersed written records available for this period. Early writing was done on leaves, clay and copper tablets, rock pillar, etc. Both archaeological and literary sources are available for this period. A large amount of literature is available which is supplemented with the archaeological sources. For example, the Rigveda gives us information on the Rigvedic age. चलिए,
हिस्ट्री जो हमारे पास में, इतिहास का जो चीजें हैं, हिस्ट्री पीरियड जो हमारे पास में है, उसके बारे में हम जानने का मौका मिलता है। चलिए समझते इसमें क्या दे रखा है। हिस्ट्री वो समय जिसमें राइटिंग एग्जिस्ट करती थी, यानी लिखने की खोज हो चुकी थी, ठीक है। उस समय के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, है ना। जैसे आसानी से जो उस समय जो लिखा जाता था, उसमें पत्तों पर लिखा जाता था, है ना, मिट्टियों पर लिखा जाता था, या तांबे की प्लेटों पर लिखा जाता था। कुछ ऐसा होता था, पत्थरों पर लिखा जाता था, स्टोन्स पर, है ना, रॉक्स पर लिखा जाता था, मेटल सर्फेसेस पे लिखा जाता था, पिलर्स पे लिखा जाता था। आपको शायद पता होगा, ये शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में भी शायद पढ़ा होगा इसके बारे में, कि जो कॉपर प्लेट्स पर और जो लिप्स पर या स्टोन्स पर लिखे जाते थे, उन्हें इंक्रिप्शंस कहा जाता था। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस समय तक हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी मतलब रिटन रिकॉर्ड्स, लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल थे, मतलब दोनों सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे। एग्जांपल के तौर पर ऋग्वेद, जो कि एक लिखित में रिकॉर्ड है, तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक एज के बारे में पता चलता है। चलिए अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सोर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास सोर्सेज दो प्रकार के हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, एक लिटरेरी सोर्सेज है। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है। चलिए, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, पोट्री, artifacts, jewelry and items that may have been used by the people of that period. आर्कियोलॉजिकल मतलब बेटा, आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुराने समय की चीजों को स्टडी करना। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आपकी बिल्डिंग्स आती है, इमारतें, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, टूल्स, हथियार जो उस समय वो इस्तेमाल करते थे। टूल्स मतलब एग्जैक्टली हथियार नहीं बोल सकते उसे हम, उस समय जो वो अपने चीजों को सुधारने के लिए या प्रॉपर करने के लिए जो उस समय वो साधन यूज करते थे, आप उसे टूल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद पोट्री यानी मटके से जो उस समय वो चीजें बनाते थे, उस समय की ज्वेलरी, वो सब हमें जो चीजें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में इन चीजों को हम प्राप्त करते हैं, और ये जो चीजें होती है वो उस समय के जो बोल सकते हैं आर्किटेक्चर को बताती है, उस समय के पीरियड कि उस समय लोग चीजें किस प्रकार के इस्तेमाल किया करते थे। Some archaeological remains get buried in the ground. These are carefully dug out by archaeologists to study the historical period. The place from where these remains are dug out is known as excavation or archaeological site. बेटा कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, फिर उनको जो व्यक्ति ढूंढता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और उस प्रोसेस को एक्सकेवेशन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से इनको बहुत समय तक खोदा जाता है, और बाद में वो जगह जहां से हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं उसको आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहा जाता है। It is important to note that the archaeological sources are physical and direct source of history and therefore cannot be altered. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोट किया जाना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमें डायरेक्ट सोर्स मिलते हैं, मतलब हमने खुद ग्राउंड स्टेज पर कलेक्ट किए हैं, है ना, इसलिए उनको हम अल्टर नहीं कर सकते, मतलब उनकी जगह हम कुछ और अज्यूम्ड करें चीजों को, वो नहीं हो सकता। वो डायरेक्ट सोर्स है, मतलब जो उस समय की चीजों को बता रहा है कि हाँ उस समय संस्कृति कुछ ऐसी थी या कुछ वैसी थी, तो वो प्रामाणिकता के साथ कहते हैं, क्योंकि आपके पास उसके बारे में स्रोत होता है, जानकारी होती है। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग रूल्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स प्रोवाइड अ स्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री स्टडी। There are numerous buildings of historical importance in India, such as temple, stoops, forts, and places. These monuments throw light on the social, economic, political, and religious lives of the people. These monuments also inform us about the period in which they were built and the scientific knowledge of the people of that period. Monuments and buildings, है ना, मतलब इमारतों के बारे में बात कर रहे हैं, इमारतें, ठीक है ना, जो समय बनाई गई इमारतें और भवन, ठीक है। तो इमारतें और भवनों को अगर हम देखें तो उसमें हमें उस समय का कुछ कई बार इमारतों और मंदिरों पे ना कुछ लेख लिखे जाते थे, जो राजाओं की उपलब्धियों के बारे में या उस समय जो संस्कृति को मानते थे लोग उसके बारे में लिखा जाता था। तो बेसिकली अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, सारनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, है ना, स्तूप, सांची का स्तूप, है ना, बहुत सारे फोर्ट यानी रेड फोर्ट का आपने नाम सुना होगा, और बहुत सारे पैलेसेस के बारे में हमने सुना होगा, जैसे लालबाग इंदौर के अंदर है ना, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो होलकर वंश के समय की चीजें आप जान पाओगे, कुछ ऐसा। मॉन्यूमेंट्स या इमारतें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, साथ ही धार्मिक
जो लोग उस समय चीजों को करते थे उनके बारे में पता चलता है, मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जो भी उनकी जीवन शैली में था वो हमें उस समय का पता चलता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि लोग उस समय के लोग अपना साइंटिफिक नॉलेज कैसा रखते थे या अपना साइंटिफिक नॉलेज कैसे बढ़ाते थे। द रिमेन्स ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल prevalent in that period. Ancient ruins also give a glimpse into the cultural identity of place. For example, the Ajanta caves in Aurangabad, Maharashtra are full of sculpture and paintings. Some of the cave frescoes depict stories from the Buddha's life, while others offer a vivid representation of people's lives who had carved these caves. चलिए, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि उस समय जो मतलब जो बिल्डिंग्स है, मोन्यूमेंट्स पर हम जब स्टडी करने जाते हैं, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस समय की आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में भी पता चलता है। जैसे अगर आप देखेंगे ताजमहल को, लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। अब अगर उनकी बात अगर करें हम, तो उसमें फारसी कला के बारे में, मतलब फारसी आर्किटेक्चर के बारे में या मुस्लिम आर्किटेक्चर झलकने को मिलता है। अगर हम वही बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, है ना, या सारनाथ मंदिर की जो गुप्ता डायनेस्टी के समय बने, उसमें उनके समय की चीजें, गुप्ता वंश के समय की चीजों के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। कुछ ऐसा उदाहरण के तौर पे जैसा हमने देखा अभी अजंता केव्स इन औरंगाबाद में अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर, और महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर हमें बहुत सारे शास्त्रों के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में जानने को मिलता है ना, जिसमें हमें बुद्धास लाइफ यानी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। While others offer a vivid representation of people's lives who had carved these caves, और वहां पर उन लोगों के बारे में भी जानने को मिलता है जिन्होंने उन गुफाओं को बनाया था। कुछ ऐसा। इंक्रिप्शंस क्या होता है अब वो समझिएगा आप लोग। इंक्रिप्शंस वर रिटन ऑन रॉक्स, पिलर्स, वॉल ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड इवन मेटल शीट्स। Inscriptions were writing that held some religious or administrative significance. Sometimes a king would mention his personal achievements in inscriptions. The study of inscriptions is called epigraphy. Epigraphy is an important source of Indian history as inscriptions cannot be altered or manipulated. Many inscriptions are still intact and therefore are reliable source of history. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया inscriptions के बारे में। inscriptions यानी पत्थरों पर, रॉक्स पर या बिल्डिंग्स पर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती थी, उनको कहा जाता था, है ना। और इवन कई बार मेटल शीट्स पे भी लिखा जाता था। इंक्रिप्शन जो होते थे वो बेसिकली उस समय की रिलीजियस चीजों के बारे में बताते, धर्म कैसा चलता था, या समय की प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में बताते थे। कई बार राजा अपनी उपलब्धियों को उन इंक्रिप्शंस के अंदर लिखवाया करते थे, ठीक है ना। इंक्रिप्शंस की स्टडी को बेटा एपिग्राफी कहा जाता है। और एपिग्राफी होता है, एपिग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज इंक्रिप्शंस कैन नॉट बी अल्टर्ड और मैनिपुलेटेड। जैसा कि इंक्रिप्शंस अगर हमें कहीं मिला है, रॉक स्टोन पे कुछ लिखा मिला है या तांबे की प्लेट पर हमें कुछ लिखा मिला है, तो प्रमाणिकता देता है कि हाँ वो वाकई सही है, वो उसे कोई अपनी एक नई लैंग्वेज में नहीं लिख सकता, ठीक है ना। मतलब एपिग्राफी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज होता है, यानी इंक्रिप्शंस की बात कर रहा हूं मैं। इंक्रिप्शंस ऑलरेडी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सोर्सेज होता है, ठीक है ना, उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। During the rule of Ashoka, many inscriptions were issued. Ashoka inscriptions have helped to reconstruct the history of Maurya period. The unique feature of Ashoka inscriptions was that they were issued in different languages, such as Brahmi, Kharosthi, Aramic, making the king's educate accessibility to a larger audience. अशोका चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हैं हम। अशोका के समय, अशोका ने उस समय कई तरह के इंक्रिप्शंस इशू किए। अशोका इंक्रिप्शन जो थे उस समय मौर्य पीरियड या मौर्य शासन के बारे में हमें ज्यादा बताते हैं। उसमें जो अशोका के जो इंक्रिप्शन थे वो कई भाषाओं में लिखे गए, ब्राह्मी में लिखे गए, खरोस्ती में लिखे गए, अरामिक में लिखे गए। उनका सिर्फ एक टारगेट था कि वो डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंचा सके, मतलब जितने भी मल्टीपल लोग हैं उसके बारे में जान सके, ठीक है। फर्दर चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐड कर रहा हूं, आप उसे व्यू कर लीजिएगा। आपको अदर आगे की रीडिंग स्ट्रेटेजी उसमें मिल जाएगी, रीडिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे और आगे का एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को प्रेफर कीजिए।